नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एम्पीयर टर्न मेथड यानी एमएमएफ मेथड ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर की चर्चा करेंगे, जिसके थ्रू हम फाइनली वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ईएमएफ मेथड के बारे में डिस्कशन कर लिया था और हमने देखा था ईएमएफ मेथड के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, कुछ अपने लिमिटेशंस थे। जैसा कि मैं अगर बात करूं सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड में जनरली एक कंसेप्ट हम यूज करते थे, जिसमें हम इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन के रेसिस्टेंस को, उसकी वैल्यू को कहीं ना कहीं हम रिप्लेस करते थे, नेग्लेक्ट करते थे, रिप्लेस कर देते थे फिक्टिटियस रिएक्टेंस से। उसमें प्रैक्टिकली होता क्या था इस एजम्पशन से कि जो वोल्टेज रेगुलेशन मुझे मिलता था ईएमएफ मेथड में, उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू मिलती थी और इसीलिए उस मेथड को हम पेसिमिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मींस मुझे अगर एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए तो मुझे ईएमएफ मेथड के जो लिमिटेशंस थे उसको कहीं ना कहीं ओवरकम करना पड़ेगा। तो हमने जब एम्पीयर टर्न यानी एमएमएफ मेथड, जिसको रूथर्ड वर्ग ने इन्वेंट किया था, उसमें हमने आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस को नॉर्मली रिप्लेस कर दिया था इक्विवेलेंट एडिशनल आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ से। बहुत ध्यान से समझिएगा, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू को यानी एक्सएल को हमने रिप्लेस कर दिया था इक्विवेलेंट आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ से। यानी यहाँ पे हम फील्ड करंट या फिर एमएमएम मैग्नेटोमोटिव फोर्स से एमएमएफ का चर्चा करेंगे और इसीलिए इसको हम एमएमएफ मेथड बोलते हैं। उससे बेनिफिट ये मिला कि जो एडिशनल एमएमएफ जब कंबाइंड होता है आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ से, तो जो मुझे वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन एज कंपेयर टू ईएमएफ मेथड बेटर होती है। लेकिन इस मेथड में भी कुछ अपने लिमिटेशंस है, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो इस मेथड में यानी एमएमएफ मेथड में वोल्टेज रेगुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगे। जैसे हमने ईएमएफ में कैलकुलेशंस किया था, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी, हमें स्टेटर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस पर फेज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सिमिलरली हमें सिंक्रोनस स्पीड पे, रेटेड स्पीड पे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स भी चाहिए, जो ऑलरेडी हम ओपन सर्किट टेस्ट में और ईएमएफ मेथड में यूज कर चुके हैं। सिमिलरली हमें शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स भी चाहिए ताकि हम आर्मेचर रिएक्शन और उसके एमएमएफ की वैल्यूज को एनालाइज कर सकें। बच्चों, यहाँ मैं ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट के बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब हम इस सभी टेस्ट्स को जो परफॉर्म करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कंसीडर करेंगे एमीटर वोल्ट मीटर मेथड से, तो फाइनली हम ग्राफिकली एनालाइज कर पाएंगे और उस तरीके से हम एमएमएफ मेथड से वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। बच्चों, एमएमएफ मेथड में जो वोल्टेज रेगुलेशन हम कैलकुलेट करेंगे वो भी पावर फैक्टर डिपेंडेंट होगा। मैं यहाँ 3 ग्राफ में आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी बनाऊंगा, जिसमें हम यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर यानी जीरो लैगिंग पावर फैक्टर और जीरो लीडिंग पावर फैक्टर का चर्चा करेंगे। तो आइए हम एक एक करके ग्राफ बनाने का टेक्निक सीखते हैं। यहाँ मैं एक चीज और आपके साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ बुक्स में जो ग्राफ हम बनाएंगे उसमें फील्ड करंट को रेफरेंस लिया गया है, और आप जानते हैं फील्ड करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड है, वही मैग्नेटिक फोर्स यानी एमएमएफ डेवलप करेगी। तो कुछ बुक्स में एमएमएफ यानी फोर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड, यहाँ फील्ड करंट में लो या फिर आप एमएमएफ लो, फोर्स लो, दोनों का दोनों इम्पैक्ट एक ही होगा, दोनों की वैल्यूज एक ही होती है। बस आपको लॉजिक समझना है हमने क्यों और कहाँ कैसे कंसिडर किया है। तो आइए अब हम यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग तीनों पावर फैक्टर का इसका फेजर डायग्राम बना के समझते हैं कैसे हम इसमें वोल्टेज रेगुलेशन के लिए ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आइए बच्चों, इन 3 डायग्राम्स के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे हम एमएमएफ मेथड में वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं तीनों डायग्राम में ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कौन सी यूनिटी पावर फैक्टर का है, कौन से लैगिंग पावर फैक्टर का है और कौन से लीडिंग पावर फैक्टर का है। तो बच्चों, आई होप आप भी समझ गए होंगे कि ये वाला जो कर्व है, क्योंकि आप ईएमएफ मेथड में बना चुके हैं, ये कहीं ना कहीं यूनिटी पावर फैक्टर का है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में तो सेम ही रहता है, 0 डिग्री का फेज रहता है। ये जो है जिसमें 90 प्लस थीटा या 90 प्लस फाई का एंगल बनता है, अभी मैं चर्चा करूंगा, ये लैगिंग पावर फैक्टर का है। तो तीसरा जो रिमेनिंग है स्वाभाविक है वो लीडिंग पावर फैक्टर का है। ये मैंने स्पेसिफाई इसीलिए कर लिया ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि हम क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब कुछ नोटेशंस में मान लेता हूँ, जैसे मैंने इसको O मान लिया, इसको मैंने A पॉइंट मान लिया, इसको B मान लिया। कोई फिक्स नहीं है, आप O A B ही माने, आप चाहे तो वैल्यूज डिफरेंट मान सकते हैं।
आप देख पा रहे होंगे ए और यानी ओबी और इसके बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, राइट एंगल क्या बना रहा है, दैट इज 90 डिग्री। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो नोटेशन हमने माना है कौन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ मैं कुछ एजम्पशंस आपके लिए लेके चल रहा हूँ, जैसे जो IF1 है यानी फील्ड करंट 1 में जिसको मान के चल रहा, अभी मैं चर्चा करूंगा फील्ड करंट 1 क्या है, उसको मैंने यहाँ लेंथ में OA माना है। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये रेटेड वोल्टेज पे यानी नो लोड टेस्ट में, ओपन सर्किट टेस्ट में नॉर्मली रेटेड वोल्टेज पे, रेटेड वोल्टेज के लिए जो मुझे फील्ड करंट की जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड IF1। मींस IF1 डिटरमाइन करने के लिए हमने OCC टेस्ट को परफॉर्म किया था, जिसके अंदर आर्मेचर रेसिस्टेंस की नॉर्मली ड्रॉप को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं और हमें ये मान के चल रहे हैं कि ये वो फील्ड करंट होगा जिसपे मुझे रेटेड वोल्टेज मिलेगा। मींस IF1 हम यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं फॉर रेटेड वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे रेटेड वोल्टेज अगर मैं बात करूँ कैलकुलेशन करने का तो हमें पता है वो कैलकुलेशन हम OCC टेस्ट पे करते हैं और यहाँ ये कंडीशन है कि नो लोड के लिए है, नो लोड टेस्ट के रिस्पेक्ट पे हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो OA को मैंने बच्चों IF1 मान लिया। सिमिलरली अब हम बात करेंगे IF2 यानी जो मेरे AV वैल्यू है, तो इस AV को मैं मान के चल रहा हूँ दैट इज IF2। अब कुछ बुक्स में जैसे मैंने बोला IF1 IF2, वहां बुक्स में FR1 FR2 लिखा रहता है, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। अब AB क्या है यानी IF2 क्या है, तो IF2 नॉर्मली फुल लोड कंडीशन में यानी जो भी फुल लोड कंडीशन होगा, हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करी थी, तो IF2 वो करंट है जो हमें फुल लोड कंडीशन पे रेटेड यानी फुल लोड करंट मिल रहा है शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन में। मींस IF2 जिसको मैंने बच्चों AB माना है, ये मुझे शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से मिलेगा और ये मुझे ये बता रहा है कि इस पार्टिकुलर फील्ड करंट पे शॉर्ट सर्किट कंडीशन में मुझे रेटेड लोड करंट यानी फुल लोड करंट की वैल्यू मिली है। अब इन दोनों का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा यूनिटी पावर फैक्टर पे 90 डिग्री होगा, और अब इसको जब रिजल्टेंट हम मिलाएंगे बच्चों तो फाइनली मुझे मिल जाएगा दैट इज OB। तो बच्चों हमने यूनिटी पावर फैक्टर का एनालिसिस कर लिया, जिसमें फाइनली जो मुझे E0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, याद रखिएगा, उसके लिए मैंने फील्ड करंट यानी फाइनल फील्ड करंट की वैल्यू यहाँ से मैं E0 की वैल्यू निकाल लूंगा। मैं इसको ऐसे भी आपको समझा सकता हूँ बच्चों कि आप चाहे तो इसको OCC टेस्ट से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि कैसे मैंने वोल्टेज यानी ओपन सर्किट वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट का कर्व जो ड्रॉ किया था। आपको याद होगा एक पर्टिकुलर फील्ड करंट पे इस टेस्ट में यानी ओपन सर्किट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, उस टेस्ट में हम E0 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे मुझे E0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं आसानी से इसके थ्रू कर सकता हूँ। अब बच्चों हम बात करेंगे लीडिंग पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिगर 2। फिगर 2 हमारा लैगिंग पावर फैक्टर के लिए है। तो लैगिंग पावर फैक्टर में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपको दिख पा रहा होगा दैट विल बी 90 + 5 यानी एंगल 90 से ज्यादा है। सेम यहाँ पे ये जो रेंज है दैट इज OA। OA को हमने क्या बोल दिया है, IF1। IF1 वो फील्ड करंट है जिसपे मैं रेटेड वोल्टेज यानी OCC टेस्ट में परफॉर्म कर रहा था, उस पर मुझे रेटेड वोल्टेज मिला। सिमिलरली बच्चों IF2 यानी AB को हमने IF2 बोला है। IF2 वो फील्ड करंट है जिसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करते समय हमें रेटेड फुल लोड करंट मिला था, और फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट मुझे मिलेगा बच्चों दैट इज कॉल्ड IF यानी फाइनल। इसी वैल्यू पे इसी फील्ड करंट पे मैं E0 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। सेम यहाँ पे ये लीडिंग पावर फैक्टर के लिए होगा बच्चों। तो लीडिंग पावर फैक्टर में जो एंगल होगा दैट विल बी 90 - 5। तो याद रखिएगा यूनिटी पावर फैक्टर में 90 डिग्री, लैगिंग पावर फैक्टर में 90 + 5 डिग्री और लीडिंग पावर फैक्टर में 90 - 5 डिग्री का हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। इस मेथड को बच्चों हम नॉर्मली ऑप्टिमिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मेथड का मतलब है यहाँ जो वोल्टेज रेगुलेशन हम कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, E0 - V/V। तो इसमें जो E0 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उस कंडीशन में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू है उससे हमें कम मिलती है। अब आर्मेचर रिएक्शन की वैल्यू हमने यहाँ कंसीडर की है, कुछ चीजें ओवरकम की है, तो जो मुझे वैल्यू कम मिलती है एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन से, इसीलिए इस मेथड को हम ऑप्टिमिस्टिक मेथड भी नॉर्मली बोलते हैं। बच्चों आप चाहें तो इसको एक और जनरल डायग्राम से ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आप EMF और MMF दोनों को यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो OCC टेस्ट के डायग्राम से भी ड्रॉ करके समझ सकते हैं। तो आइए
जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो मैं आपको ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में IF1 IF2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी यहाँ पे समझा देता हूँ। तो बच्चों, जैसा मैंने बोला था कि आपको ओसीसी और एसएससी को यूज करके हम एमएमएफ मेथड में ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आइए आपको आसानी से समझ में, इसके लिए हमने ओसीसी एसएससी का कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। आप सब जैसे जानते होंगे, पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हम वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट के बारे में के रेफरेंस में लेते हैं, और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हम करंट यानी शॉर्ट सर्किट करंट वर्सेस फील्ड करंट के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के डेटा को हम यूज करके फाइनली यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एमएमएफ मेथड में, जिसमें हम नॉर्मली फील्ड करंट और मैं बोल सकता हूँ एमएमएफ को रिस्पेक्ट ध्यान में रख के कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखिए फटाफट, सबसे पहले हमने ओए की बात करी थी। ओए वो हमारा फील्ड करंट की वैल्यू है जिसमें मुझे रेटेड वोल्टेज मिला था फ्रॉम द ओसीसी टेस्ट। सिमिलरली बच्चों, जो ए बी है यानी जो ओ बी है, वो भी हमारे पास वो वैल्यू है, यानी ओए और ए बी का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड ओ बी। और ओ बी को नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अपनी शॉर्ट सर्किट टेस्ट के रेटेड करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारा रेटेड करंट का वैल्यू है। फिर इन दोनों की वैल्यूज को जब हम ऐड ऑन करेंगे और ऐड ऑन करने के बाद हम इसका रिजल्टेंट वैल्यू निकालेंगे दैट इज कॉल्ड ओसी। तो ओसी हमारा फाइनल फील्ड करंट, यानी यहाँ इस वैल्यू पे जो हम निकालेंगे दैट विल बी और फाइनल फील्ड करंट, और यही जो वैल्यू है वही हमारा टोटल एमएमएफ यानी फाइनल एमएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करता है। तो मैं फील्ड करंट के रिस्पेक्ट में लूँ या एमएमएफ के रिस्पेक्ट में लूँ, आप आसानी से इसको दोनों में से कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जब मैं इसका रिजल्टेंट लोकस निकालूंगा बच्चों, तो इसके लोकस के अकॉर्डिंग ही फाइनली मैं यहाँ अपने ओसीसी के कैरेक्टरिस्टिक से मैं चाहूँ तो इसके लोकस को और एक्सटेंड करके मैं यहाँ से अपने ई नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ से मुझे ई नॉट का वैल्यू मिल जाएगा और इसी वैल्यू को फाइनली मैं यूज करके अपना वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। मीन्स जो रिजल्टेंट एमएमएफ है वो कहीं ना कहीं इस आर्मेचर रिएक्शन और फील्ड एमएमएफ का कॉम्बिनेशन है। आप चाहें तो इस फेजर डायग्राम को अपने ईएमएफ के डायग्राम के साथ भी कोरिलेट करके ड्रॉ कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।